चलो स्टार्ट करते हैं। सो ओरिएंटेशन क्लास में आपको बेसिकली आपको अपना जो पढ़ाई है उसको किस तरीके से स्ट्रीमलाइन करना है, ठीक है। व्हाट आर द थिंग्स, रादर की थिंग्स इन अलाइनमेंट विद द होल कोर्स एंड स्पेशली इन अलाइनमेंट विद मैथमेटिक्स या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ठीक है। तो वो हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि आप सबको क्या क्या चीज जानना है या क्या क्या चीज प्री रिक्विजिट है, ठीक है। प्री रिक्विजिट पता है ना क्या होता है, वर्ड का मीनिंग पता है, मतलब आपको पहले से किसी चीज में जब आप घुसने जाते हो, किसी चीज में आप इन्वॉल्व होते हो, तो आपको पहले से क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो प्री रिक्विजिट चीजें यहाँ पे है, जैसे सबसे पहले आपको टेबल्स पता होना चाहिए, ठीक है। मैं एक आज के क्लास के बाद मैं एक पीडीएफ आपको दे दूंगा, उसमें मैं सब कुछ मतलब एकदम बना बनाया दे दूंगा, बिकॉज आई नो आप लोगों के जनरेशन को सब कुछ स्पून फेड चाहिए, तो मैं इसलिए पहले से बना के रख दिया हूँ। तो आई विल शेयर विद यू गाइस। सो टेबल्स आपको कहाँ से कहाँ तक जानना है, 1 से लेके 25, 30, ठीक है। मैं थोड़ा सा कम करके लिख सकता था 20 तक, ठीक है, बट 25 क्योंकि इंपॉर्टेंट है और 22 का भी कुछ 22 के टेबल का कुछ नंबर्स इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए अब बाकी और 1-2 नंबर छोड़ के फायदा है नहीं आपको, ठीक है। तो ये सब कुछ भी आप सीख लेना। तो मैंने इसी में अटैच कर दिया है और साथ में मैं अलग पीडीएफ भी आपको दे दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट, टेबल्स आता है ना सबको, कहां तक आता है, चलो पहले ये थोड़ा सुन लेते हैं। टेबल्स कहां तक आता है, डरना मत, पूछूंगा नहीं। 15 तक, अच्छा 12, 16, 13, 11, 12, 15, अच्छा ठीक है। तो पूछना शुरू करूं क्या? अच्छा सी, अभी जितने लोगों ने भी 13, 15, 16 बोला है, ठीक है, अभी तो मैं पूछ नहीं रहा हूं तो मैं इतना नहीं बता सकता, बट मेरा जो एक्सपीरियंस है उससे मैं बता रहा हूं, आपको नहीं आता है उतना, हाँ, तो सब लोग 3-4 माइनस कर दो, आपको जितना भी आता है, ठीक है। आप सब लोग 11 ही बोल सकते हो, ठीक है। हिसाब से तो आपको 9 बोलना चाहिए, क्योंकि 10 के साथ तो एक 0 ही लगाना है और 11 में उसी डिजिट को डबल करके लिखना है, तो हिसाब से आपको 9 बोलना चाहिए, ठीक है। 12 फिर भी चलो कुछ लोगों को आता होगा। तो सी, टेबल्स आने आता है इसका मतलब क्या है, या स्क्वायर्स आता है इसका मतलब क्या है, मतलब अगर मैं आप सबको किसी को भी अगर मैं रात को 3 बजे नींद से ऐसे उठा के, धक्का मार के उठा के आपसे आपके पापा का नाम पूछता हूं, तो सोचोगे तो नहीं, प्रॉम्प्ट आंसर दोगे, ठीक है। उतना ही प्रॉम्प्ट आपको 13 into 9 का आंसर देना है, सोच के नहीं देना है। सोच के दे रहे हो मतलब आपको टेबल्स नहीं आता है, ठीक है। बिकॉज कंपैरेटिव एग्जाम में तो उतना टाइम मिलेगा नहीं ना आपको। आप लोगों ने जिस सेंस में बोला उस तरीके से तो मुझे 57 का भी टेबल आता है, ठीक है। 57 1 57, 57 into 2 57 ऐड कर दूंगा 114 हो जाएगा, ठीक है। फिर 57 into 3 करूंगा, तो इस तरीके से तो मैं पूरा 57 का टेबल लिख दूंगा मैं, अगर कोई लिखने को मुझे देता है। बिकॉज टेबल्स लिखा कैसे जाता है, जिस नंबर का टेबल है उतना उतना जोड़ते रहना है मुझे। 8 के टेबल में क्या होगा, 8 फिर 8 16 फिर 8 24 फिर 8 32, ठीक है। तो इस तरीके से नहीं, कोई भी चीज कंपैरेटिव एग्जाम में अगर कोई पूछता है कि आपको आता है कि नहीं, तो आपको क्या बोलना है, नहीं आता, विल लर्न, ठीक है। तो अभी सी, एग्जाम टफ है क्या, क्या लगता है आपको, एग्जाम्स टफ है? एग्जाम्स आर नॉट टफ, एग्जाम्स आर जस्ट लाइक योर एक्स, मैनिपुलेटिव, कंफ्यूजिंग एंड विल गिव नो रेस्पॉन्स लाइक अनलेस यू गिव योर एवरीथिंग, ठीक है। तो ये चीज समझ के रखो, अपने दिमाग में घुसा लो। नंबर 2, वन से लेके 30 तक का स्क्वायर आना चाहिए आपको। क्लास में हम लोग 1 से लेके 125 तक का स्क्वायर्स कर लेंगे, और उस सेंस में करेंगे कि
5 to 10 सेकेंड्स में ये हो जाना चाहिए, ठीक है। 5 to 10 सेकेंड्स में 1 से लेके 25 तक का किसी भी नंबर का स्क्वायर्स निकल करके मेरे कॉपी में आ जाना चाहिए फॉर फर्दर कैलकुलेशन। बिकॉज एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं आने वाला कि 73 का स्क्वायर निकालो, ठीक है, इतना चुन्नू सा सवाल नहीं आएगा, ठीक है। जो भी एक बड़ा सा क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन का एक पार्ट हो सकता है 73 का स्क्वायर। तो तब मैं अगर उस क्वेश्चन का हर एक पार्ट, मान लो 5 पार्ट है और हर एक पार्ट अगर मैं 5-5 सेकंड में या 7-7 सेकंड में खत्म करता हूं तो 7 5 जा 35, तो 35 सेकंड्स में वो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन मेरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये वाला मैं पीडीएफ दे दूंगा, लिखने की जरूरत है नहीं, ठीक है। एंड मेरे क्लास में लिखना ही मत, ठीक है। मैं बता देता हूं करना क्या है आपको। ये फेयर नोटबुक आप अपने घर पे रखो, ठीक है, यहाँ पे लेके नहीं आना है, ठीक है। मतलब आपको अगर चाहिए अपने रेफरेंस के लिए तो आप लेके आओ, ठीक है। या मैंने अगर कभी बोला कि हाँ आपने कैसे लिखा है या क्या लिखा है, यू नीड टू कैरी समथिंग लाइक दिस, ठीक है, यू नीड टू कैरी समथिंग लाइक दिस, ठीक है। मतलब इतना डेडिकेटेड नोटबुक नहीं चाहिए, यू नीड टू कैरी अ रनिंग नोटबुक, ठीक है। नाउ व्हाट इज अ रनिंग नोटबुक? दिस इज लाइक, मान लो मैंने पढ़ाना शुरू किया कोई चीज, तो आपको सुनना है, लिखना तो है ही नहीं, बिकॉज क्लास के बाद ही मैं ये पीडीएफ आप सभी को दे दूंगा, ठीक है। तो आपके मोबाइल पे आ जाएगा ये पीडीएफ, तो वहां से आप पहले क्लास में बस लिसन लिसन लिसन, तो उससे आपका लिसनिंग स्किल्स भी इंप्रूव होगा और डाउट्स भी जनरेट होगा। एंड इफ यू कीप ऑन डूइंग लाइक दिस, अरे सर तो चेंज कर दी वो नहीं करना है, ठीक है। तो बट आपको एक रनिंग नोटबुक कैरी करना है कि मैंने कुछ समझाया एंड आप लोगों ने 15 मिनट आराम से सुना, कुछ डाउट है तो आपने पूछा, ठीक है। तो एक 15 मिनट का सेशन हो गया जो आपने बस सुना। फिर मान लो मैं 1-2 क्वेश्चन दूंगा आपको करने के लिए, जो कि आपको नहीं करना है, मैं ही करके दूंगा। फिर 3rd क्वेश्चन मैंने बोला आपको करने के लिए, तो आपको उस कॉपी में करना है। या मैं जो साथ साथ में कैलकुलेशन कर रहा हूं, मैंने आपको करने नहीं बोला बट मैं ही कैलकुलेशन कर रहा हूं, तो साथ साथ में आप भी थोड़ा लिख रहे हो कि सर कर रहे हैं, मैं भी थोड़ा करती हूँ या करता हूँ इस कैलकुलेशन को, कैसे होगा, सर कैसे सोच रहे हैं या जो बोल रहे हैं वो सही है कि नहीं, देखते हैं, एक बार मल्टीप्लाई करते हैं इस चीज को। तो दीज आर द लाइक मिसलेनियस थिंग्स, ठीक है। ये छोटा छोटा जो काम है, ये छोटा छोटा जो एक्ट्स है, ये सारा चीज आपको अपने रनिंग नोटबुक में करना है। मतलब ये रफ जैसा होना चाहिए आपके लिए, ठीक है। बट आप अगर ऐसा नोटबुक कैरी करोगे, उसमें हमारा मतलब नॉर्मल जो बिहेवियर रहेगा ना उस पर्टिकुलर नोटबुक के लिए, एकदम 2-3-4 कलर का पेन लेंगे, एक से हेडिंग लिखेंगे, एक से वो करेंगे, वो आप लिटरेचर सब्जेक्ट में करो, क्योंकि उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं आता है, वो पढ़ने में भी फिर आपको सही लगेगा। आप अगर इंग्लिश में लिखोगे, वोकेब लिखोगे अलग अलग कलर से, तो वो पढ़ते टाइम भी थोड़ा सा माइंड में रहेगा, ठीक है। बट मैथ्स में ये करने का, मैथ्स रीजनिंग में करने का मतलब नहीं बनता ऐसा कुछ, ठीक है। तो आप आराम से बैठो चिल मार के क्लास में, लाइक आप मूवी देखने आए हो, ठीक है। बस अपना हेड यहाँ पे रखना, कहीं और पे अपना दिमाग नहीं रखना है आपको, एंड देन उससे आपका डाउट्स भी जनरेट होगा, ठीक है। तो आपको सीखने को भी मिलेगा। एंड जो जो चीज मैं बोलूंगा वो सारा चीज लिखो, आपको खुद एक्स्ट्रा कुछ लगता है खुद लिखो। एंड पीडीएफ के साथ घर पे जाके क्या करना है, तब आप अपने फेयर नोटबुक में आराम से अपना टाइम लेके पीडीएफ देख देख के लिखो। तब जब आप लिखोगे, तब मैं तो नहीं रहूंगा ना आपके सामने, तो आप रिकॉल कर करके लिखोगे कि सर ने इसके साथ ये पॉइंट बोला था, इसके साथ ये पॉइंट बोला था, क्योंकि बहुत सारा पॉइंट मैं बोर्ड में लिखूंगा नहीं, बट मैं बोल के निकल जाऊंगा, ठीक है। ऑल्दो वीडियो रहेगा बट स्टिल आप पीडीएफ देख के जब रिकॉल करोगे ना, तो आपका ब्रेन भी थोड़ा काम करेगा। बिकॉज अभी आप लोगों का ब्रेन क्या है ना, थोड़ा सा जंग लग चुका है, बिकॉज क्लास 10-12 ग्रेजुएशन, इसमें मतलब ठीक ठाक सा पासिंग मार्क्स कैसे लाना है ये सबको पता है, ठीक है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इससे पूरा अलग है, तो इसमें आपका पूरा दिमाग का फोल्ड्स खुलना पड़ेगा। तो पहले जो रस्टिंग लगा हुआ है, पहले तो उस रस्टिंग को साफ करो धीरे धीरे, उसके बाद हम लोग बाद में बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका 2 बार रिवीजन भी हो रहा है, ठीक है। मतलब 2 बार सीखने को मिल रहा है, एक बार क्लास में, एक बार घर पे जाके आप जब नोट्स बनाओगे, ठीक है। तो आपका टाइम भी नहीं वेस्ट नहीं होगा एंड आप सीख भी पाओगे अच्छे से। क्यूब्स 1 से 20 या 25, ठीक है। मैंने 25 का तक का एक इमेज है वो अटैच कर दिया है। नेक्स्ट है
तो फ्रैक्शन टू परसेंटेज और परसेंटेज टू फ्रैक्शन, ठीक है। तो ये दोनों ही, मतलब ये दोनों ही सीखना है। तो ये सारा चीज मैं आपको एक एक करके दिखाता हूं सो दैट आपके पास घर पे कुछ करने को रहे। बिकॉज हम लोग देखो क्लास तो एक मतलब एक एक दिन स्किप करके होगा, अब मिडिल में जैसे 2 दिन बंद है तो आपके पास कुछ तो होना चाहिए ना घर पे करने के लिए। तो ये सारा चीज अगर आप बिफोर हैंड करके रख रहे हो, थोड़ा सीख के रख रहे हो, तो आपको ही फायदा है, ठीक है। तो मैं क्लास में जब रेफरेंस दूंगा तो जिसने पहले से पढ़ के रखा हुआ होगा उसको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो ये वाला तो मैंने टेबल अटैच करके रख दिया यहाँ पे, ठीक है। ये वाला मैंने यहाँ पे टेबल अटैच करके रख दिया है। ये 20x20 का टेबल है, यानी इधर 20 है और इस साइड में भी 20 है। यहां से आप टेबल्स देख सकते हो, जैसे आपको मान लो 11 का टेबल देखना है, ठीक है। तो जैसे 11 × 1 तो 11 ही होगा। 11 5 टाइम्स कितना है 55। 11 15 टाइम्स कितना है 165, ठीक है। वैसे मैंने बोला आपको टेबल सीखना है 1 से लेके 25 तक, ठीक है। बट 1 से लेके 25 तक जो आपको टेबल सीखना है, कौन से लेवल तक सीखना है 10 तक ना। हम लोग बचपन से कौन से लेवल तक टेबल सीखते हैं 10 तक ही तो सीखते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं कि मुझे 15 का टेबल आता है तो कहां तक आता है 15 का टेबल 10 तक आता है, ठीक है। या मैं अगर बोलूं कि 13 का टेबल आता है, मतलब 13 का टेबल कहां तक आता है 10 तक आता है, राइट। जस्ट अ मिनट, ओके। तो अब बात वही है कि यहाँ पे 20 के ऊपर तो नहीं जाना है, बट इस टेबल का एक और मेरिट क्या है कि यहाँ पे 20 तक मेंशन किया हुआ है। तो जो चीजें मैं बाद में आपको वैसे भी जाके बताऊंगा, 10 तक सीखने से वैसे भी नहीं होने वाला, ठीक है। अभी आप नहीं तो डर जाओगे, तो इसीलिए मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ। बिकॉज होता क्या है ना, जैसे आज जितने भी लोग क्लास में आए हो, ठीक है, सब लोग मतलब एक सपना लेके आए हो, हाँ मुझे ये वाला जॉब करना है, मुझे इस कॉलेज में एडमिशन लेना है, ठीक है। एंड द फर्स्ट थिंग, आज घर पे जाके आप क्या करोगे ना, ये सब कुछ सुनने के बाद, सिलेबस सुनने के बाद वही सपना तोड़ दोगे आप, ठीक है कि नहीं, ठीक है। सपने से नहीं होगा, बस आई नीड टू एग्जीक्यूट। तो द फैक्ट इज दिस। तो मैं बाद में जाके वैसे भी आपको बोलने वाला था कि 15 का टेबल आपको पूरा सीखना है 20 तक, बिकॉज यू नीड टू नो कि 15 × 13 195 होता है, यू नीड टू नो कि 15 × 14 210 होता है, 15 × 16 240 होता है। आपको ये सारा चीज पता होना पड़ेगा, ठीक है। बिकॉज दिस इज नॉट 2019 20 21, जब इतना रिसोर्सेज भी नहीं था, एग्जाम्स भी इजी होते थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स का तब भी सिलेक्शन हुआ है। अभी बहुत सारा रिसोर्सेस है और उस वजह से कंपटीशन भी बहुत हाई है, ठीक है। तो प्रिपरेशन सब लोग कर रहे हैं। आपको अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा एज चाहिए तो थोड़ा सा तो भाई एक्स्ट्रा कुछ एक क्लिक लाना ही पड़ेगा अपने प्रिपरेशन में, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूं ना कि 1 से 30 तक का स्क्वायर आना चाहिए, और 1 से 25 तक का स्क्वायर मैं सिखा दूंगा आप लोगों को, निकाल के भी बता दूंगा, इतने सेकंड्स में आपको निकाल लेना है। ऐसे कुछ स्टूडेंट्स हैं मतलब लास्ट ईयर के बैच के, तो उनको जॉब मिल गया है, उन्होंने ये पूरा स्क्वायर सीख लिया है, उनको ये वाला टाइम वेस्ट नहीं करना, 5-10 सेकेंड, ठीक है। मतलब टू बी वेरी फ्रैंक एनफ, मुझे नहीं आता है 1 से 25 तक का स्क्वायर, मतलब एकदम प्रॉम्प्ट नहीं आता है मुझे, बट मैं निकाल सकता हूँ 5 to 10 सेकेंड्स में, ठीक है। जिस भी क्वेश्चन में आएगा निकाल के मैं उसका आंसर दे दूंगा, ठीक है। उन्होंने क्या सोचा, मुझे वो भी टाइम नहीं चाहिए, मेरा एज हो चुका है या फिर मेरे घर पे रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, मेरा जो इस साल का एग्जाम है वही निकलना है मुझे। तो इट डिपेंड्स अपॉन आपका रिक्वायरमेंट कितना जिद्दी है। आपका रिक्वायरमेंट जितना जिद्दी होगा, आप उतने जिद्दी होने चाहिए, ठीक है। अदरवाइज तो नहीं मिलने वाला, ठीक है। मतलब बहुत महीने नहीं, बहुत साल लगेंगे। ओके, नेक्स्ट स्क्वायर, ठीक है। जस्ट एक रिजेम्बलेंस के लिए मैंने इसमें डाला है, तो आप देख लो कि यहां से यहां तक का आपको स्क्वायर पूरा रट लेना है। अब आपके पास अभी अराउंड 2.5 दिन का टाइम तो है, ठीक है। आज का दिन का टाइम है, ठीक है। फिर कल है, सैटरडे है, संडे है, आपको मंडे आना है फिर, ठीक है। आपका क्लास फिर से मंडे को होगा। तो फिर आप लोग क्या करो, ये सब लिखो, लिख के कहीं पे भी, टेबल पे, अलमारी में, कहीं पे भी आप चिपका दो, ठीक है। फोन का वॉलपेपर रख लो, कुछ भी। ये सारा जो चीज मैं बोल रहा हूँ ना, आपको लग रहा होगा मैं खुद से अपने मन से बना के बोल रहा हूँ, मैंने खुद देखा है स्टूडेंट्स को करते हुए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। टीचिंग इज ऑलवेज अ लर्निंग प्रोसेस, ठीक है। आप मुझसे सीखोगे, मुझे भी आपसे सीखने को मिलेगा बहुत कुछ। देन क्यूब्स,
25 तक का क्यूब है, ठीक है। तो ये भी आपको सीख लेना है। लिखो लिखो एकदम, मतलब खुद को रगड़ो, लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो, सीख लेना है। चलो कुछ और चीजें देखते हैं। अच्छा, बिफोर ये सारी चीजों में जाने से पहले एक चीज मैं क्यों आपको लिखने के लिए बोल रहा हूं ना, आप जितना ज्यादा उन चीजों को लिखोगे ना, आपके माइंड में जाके वो सारा ये जितना भी चीज है ये सब कुछ जाके एक सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्युपाई कर लेगा, बिकॉज यू आर स्पेंडिंग टाइम विथ दैट पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। तो जिस तरीके से आप टाइम स्पेंड करते हो, ठीक है, तो उस तरीके से आपको इन चीजों के साथ अगर आप टाइम स्पेंड करोगे हड़बड़ी किए बिना, वो सारा चीज आपके माइंड में एक सब्सटेंशियल स्पेस ऑक्युपाई करेगा और रहेगा, 2-3 महीने रहेगा। बीच बीच में रिवाइज करते रहो तो वो 2-3 महीने का टाइम एक्सटेंड करते रहेगा, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा कितने टाइम तक याद रखना है? 1.5 साल तक याद रखना है, ठीक है। उसके बाद एग्जाम मिल गया तो कौन ही पूछता है इन सब चीजों को, ठीक है। ऑल्दो बेसिक मैथमेटिक्स स्किल होना चाहिए सबके पास। अच्छा, अभी ये सारा चीज कौन से चैप्टर में काम में आएगा? ऐसे तो देखो पूरे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में काम आएगा, बट एकदम कोर कौन से चैप्टर्स में काम आएगा, या हम लोग भी पहले इन सारे चैप्टर्स में ही फोकस करेंगे इनिशियली। जो वन लाइनर्स होते हैं, ठीक है, यानी एरिथमेटिक के प्रॉब्लम्स नहीं, ठीक है, नॉट स्टेटमेंट सम्स या वर्ड प्रॉब्लम्स। बचपन में सुना होगा ना, हमरा बांग्लाय किता कोई डाकेर अंक, ठीक है, तो स्टेटमेंट सम्स जो होता है, वर्ड प्रॉब्लम्स जो होता है, उन सबको छोड़ते हुए, या डीआई डेटा इंटरप्रिटेशन को छोड़ते हुए जो वन लाइनर्स आते हैं कंपैरेटिव एग्जाम्स में, किसी भी कंपैरेटिव एग्जाम्स में आते होंगे, ठीक है, ये हो गया सिंप्लीफिकेशन, या फिर अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। ये दोनों ऑलमोस्ट एक ही चीज है। देन आपको मिलेगा नंबर सीरीज। नंबर सीरीज में 2 टाइप का आएगा, एक आएगा मिसिंग नंबर सीरीज, एक आएगा रॉन्ग नंबर सीरीज। ये वाला टफ है क्योंकि यहाँ पे नंबर मिसिंग नहीं रहता, सारा नंबर रहता है और मुझे रॉन्ग निकालना है। अब कौन किसको बेस मान के रॉन्ग निकालना है वो नहीं पता होता, इसलिए इसको करने के लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। कंसेप्चुअल कुछ भी नहीं है, बस प्रैक्टिस चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अच्छा, जैसे एसएससी में मिसिंग नंबर रीजनिंग में पूछ लिया जाता है, बट बैंकिंग रेलवे में भी रीजनिंग में पूछ लिया जाता है, बट बैंकिंग इंश्योरेंस में इसको मैथ्स में पूछा जाता है, ठीक है। बट ये वाला चीज एसएससी और रेलवे में नहीं देखने को मिलता, बट ये बैंकिंग में मैथ्स में देखने को मिल सकता है, ठीक है। मतलब आपके शिफ्ट में मिल सकता है। एग्जाम तो अलग अलग शिफ्ट में होता है, तो किसी शिफ्ट में होगा, किसी शिफ्ट में नहीं होगा। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये तो सुना होगा आपने क्लास 9-10 में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर लीनियर भी हो सकता है, ये कभी कभार लीनियर या क्यूबिक इक्वेशन भी पूछा जाता है, बट प्रीलिम्स में ज्यादातर यही रहता है। ये दोनों कभी कभार वो लोग मेंस में पूछते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नहीं, चलो इतना ही है। तो दीज आर द थिंग्स जो कि वन लाइनर्स में काउंट होता है। ये वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं है ये सारे, ठीक है। तो क्योंकि ये सारे वर्ड प्रॉब्लम, मतलब मेंस में तो हर एक से वर्ड प्रॉब्लम बन सकता है, बट मैं प्रीलिम्स तक का बात बोल रहा हूं कि ये सारे वन लाइनर्स है। अब जैसे आपका वन लाइनर्स खत्म हो गया, हम लोग भी ट्राई करेंगे कि पहले ये सारा चीज खत्म कर ले, या एटलीस्ट नंबर 1 तो कर ही ले, क्योंकि इसका आप अगर घर पे भी देखते रहोगे, मैं आपको मेरा खुद का ही वीडियोस है, मैं प्रोवाइड कर दूंगा, एंड आप देखते रहना, क्योंकि इसमें कंसेप्चुअल कुछ भी समझाने का नहीं है, ठीक है। तो मैं वीडियो में मैंने अलग अलग से बना के रखा हुआ है ऑलरेडी, यूट्यूब पे है ही, ठीक है। तो आप घर पे देखते रहोगे, एंड जब हम लोग क्लास करेंगे तो हम लोग सीधा सीधा प्रैक्टिस सेशन कर सकते हैं इसमें, ठीक है। सो दैट वी कैन डू, ठीक है। सेम गोज फॉर दिस ऑल्सो, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि उसके बाद हमको कैसे क्या पढ़ना है। देन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग परसेंटेज कंप्लीट कर लेंगे, और परसेंटेज के साथ ये दोनों चैप्टर ना हमेशा एक साथ ही पढ़ना चाहिए, ठीक है। मतलब एक साथ इन द सेंस बैक टू बैक, बिकॉज ये दोनों एक्चुअली चैप्टर है ही नहीं।
These are the tools. These two things are the tools to solve the rest of the quantitative aptitude का chapters. ठीक है, बिकॉज इनके बिना बाकी कोई चैप्टर सॉल्व ही नहीं होगा आपका। अब ये दोनों चीजें हमको किन किन चीजों में हेल्प करेगा? एक तो डेटा इंटरप्रिटेशन में हेल्प करेगा, ये सॉल्व करते टाइम। ठीक है, और एक एरिथमेटिक यानी वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम्स भी अलग अलग टाइप का रहता है आजकल। ठीक है, उसमें भी आपको बेसिक वर्ड प्रॉब्लम्स मिलेंगे, बेसिक में भी इजी, मॉडरेट, टफ हो सकता है। ठीक है, एंड सिर्फ टफ में वेरिएबल बेस्ड भी मिलते हैं आजकल, फिलिंग द ब्लैंक्स वाला भी आता है आजकल। ठीक है, तो बहुत तरीके के क्वेश्चंस देखने को आपको मिल सकता है। ठीक है, डेटा इंटरप्रिटेशन आई गेस आप सभी को समझ में आ जाएगा, अगर कुछ लोगों को तो समझ में आ ही गया होगा डीआई क्या होता है। ठीक है, मैं बता देता हूं। ऐसा आपने पाई चार्ट देखा होगा ना। ठीक है, मान लो यहाँ पे 90% है। ठीक है, ये ऐसा है, यहाँ पे कुछ कुछ होगा। या फिर हमने क्लास 9-10 में ऐसा ग्राफ देखा था ना, बार ग्राफ। ठीक है, इस तरीके का, या फिर ऐसा होगा, ऐसा लाइन ग्राफ। ठीक है, ऐसा बहुत तरीके का ग्राफ होता है। ठीक है, रडार ग्राफ भी होता है, बहुत सारा ग्राफ होता है। सो डेटा इंटरप्रिटेशन इस तरीके से आ सकता है, मतलब इस तरीके से आता है बेसिकली। इनको बोला जाता है डीआई। तो उसमें 2-3 पैराग्राफ रहेगा एंड चार्ट रहेगा। ऐसा नहीं कि एक चार्ट रहेगा, एक ही चार्ट 2 बार हो सकता है, दोनों का मिक्सचर हो सकता है। ठीक है, या फिर डीआई ऐसा भी होता है जिनको केसलेट डीआई बोला जाता है। उसमें हम लोग को मतलब पैराग्राफ जो है, जैसे मैंने बोला, इसमें एक पैराग्राफ या 2 पैराग्राफ और चार्ट रहेगा, उसमें चार्ट कुछ रहेगा ही नहीं, या शायद एक टेबल रहेगा, छोटा सा एक टेबल रहेगा। ठीक है, एंड बड़ा सा एक पैराग्राफ रहेगा। सो टेबल से मुझे डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, डेटा एक्सट्रैक्ट करके मुझे एनालाइज करके फिर आंसर देना है। दिस इज कॉल्ड एज डेटा इंटरप्रिटेशन। यू आर इंटरप्रिटेटिंग और यू आर रादर एनालाइजिंग द डेटा। ठीक है, तो एरिथमेटिक में चलो वो तो मैंने बोल ही दिया, वेरिएबल बेस वगैरह। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग अपना पूरा जो क्वांट्स का सिलेबस है वो हम लोग मतलब इस फ्लो में वी विल मूव। ठीक है, बीच में हल्का फुल्का चेंजेस हो ही सकता है, बट मोर और लेस इसी फ्लो में हम लोग मूव करेंगे। ओके, तो अभी जैसे मैंने आपको घर के लिए 1-2 टास्क तो दे ही दिया है, वो जो 3 चार्ट है आपको समझना है। ठीक है, तो मतलब जो भी मैंने प्री रिक्विजिट लिखा था ना, नंबर 1, 2, 3, 4, वो सारा मैं आज के क्लास में बता दूंगा आपको। तो वो सारा ही आपको करते रहना है। डोंट वेट फॉर मी कि सर कब परसेंटेज चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कब समझाएंगे, एंड तब मुझे परसेंटेज टू फ्रैक्शन और फ्रैक्शन टू परसेंटेज सीखना है। ऐसा नहीं, आप पहले से शुरू कर दो। ठीक है, तो बिना समझ के कैसे करना है वो मैं बता दूंगा, मतलब एकदम ब्लैंक तो नहीं, बट मैं थोड़ा थोड़ा क्लास में बता दूंगा। एटलीस्ट आप देखो तो समझ जाओ, उसका मीनिंग, उसका ज्यादा डेप्थ में कैसे क्या समझोगे वो सब नहीं चाहिए अभी आपको, क्योंकि अगर आप बोलोगे कि मैं परसेंटेज कब पढ़ाऊंगा, बहुत टाइम है। ठीक है, बहुत टाइम है। अभी आप लोगों का एक जो पैरेलल बैच चल रहा है उसमें जैसे आप देख लो, यहां पे लेक्चर नंबर कितना है आज? 1 है। तो ये मैं कंटिन्यू रखूंगा सो दैट आप लोग भी एक मतलब आप लोग का एक काउंट बना रहे। ठीक है, कि आप लोग कितना साला लेक्चर प्रैक्टिस किया है, उस लेक्चर के बाद मिस हो चुका था, एक काउंट बना रहेगा, मुझे भी हिसाब करने में सही होगा। तो आप लोग का जो भी पैरेलल बैच चल रहा है उसमें लेक्चर नंबर 24 चल रहा है अभी। ठीक है, पैरेलल इन द सेंस जो ऑड डेज में आता है, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे। ठीक है, तो उसमें लेक्चर नंबर 24 चल रहा है। तो कैन यू गेस कि कौन सा चैप्टर चल रहा होगा अभी, या कौन से नंबर वाले चैप्टर में पहुंचे होंगे हम लोग? वी आर एट लेक्चर नंबर 24, बट चैप्टर कौन सा होगा बताओ? कैन यू गिव ए गेस? बताओ। नंबर 3। तो आप सोचो कि कितना पढ़ना है। ठीक है, एज शी सेड कि 5वां या 6ठा चैप्टर चल रहा होगा, बिकॉज लेक्चर नंबर 24 चल रहा है। ठीक है, तो
पहले आपका स्पीड मैथ्स होगा, ठीक है, उसमें 4-5 क्लासेस जाएंगे, फिर आपका सिंप्लीफिकेशन होगा प्रीलिम्स मेंस का एक साथ, उसमें अराउंड 7-8 क्लासेस जाएंगे। अभी उन लोगों का परसेंटेज चल रहा है, परसेंटेज क्लास नंबर 12 चल रहा है अभी, ठीक है, 12वां क्लास चल रहा है परसेंटेज का, ठीक है, जस्ट यू थिंक। तो आप अगर ऐसा वेट करोगे कि सर कब परसेंटेज पढ़ाएंगे, देन आई लर्न परसेंटेज टू फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन टू परसेंटेज, तो बहुत टाइम है अभी तुम लोगों का, तो वो आते आते जून महीने का आधा चला जाएगा फिर, ठीक है, तो उसका वेट मत करो आप, ठीक है। मैं आपको बता देता हूं कि आपको कैसे क्या करना है। बेसिक आप समझ लो, परसेंटेज का मीनिंग पता है सबको, परसेंट मतलब पता है सब क्या होता है, एनीवन? परसेंट का मीनिंग क्या है, समझ, सुनाई नहीं दिया? पर 100, ठीक है, मतलब बेसिकली विथ रेस्पेक्ट टू 100, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू 100। अब जब हम लोग परसेंटेज चैप्टर में जाएंगे तब मैं आपको एकदम डिटेल्स में बताऊंगा, ठीक है। कभी पता नहीं आपने ये कहानी सुना है कि नहीं, कि परसेंटेज का इन्वेंशन क्यों हुआ, कभी सोचा है कि इस दुनिया में परसेंटेज आया क्यों? परसेंटेज नहीं था इस दुनिया में, आई मीन मैथमेटिक्स में अगर परसेंटेज नहीं था तो साइंटिस्ट ने इजाद किया होगा ना, किसी ने इन्वेंट किया होगा, क्यों किया होगा? नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, किसी चीज में जरूरत पड़ा होगा तभी तो इन्वेंट किया होगा, ठीक है। तो ये सारी बातें हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे जब हम लोग चैप्टर में घुसेंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए समझ लो कि परसेंटेज का मतलब होता है 100 के साथ कंपेयर करना। जैसे सबसे कॉमन एग्जांपल, आप सबने क्लास 10, 12 ग्रेजुएशन पास किया है, ठीक है, सबने घर आके प्रोबेबली अपना परसेंटेज कैलकुलेट तो किया ही होगा, ठीक है। अगर मतलब कुछ लोगों का ग्रेडिंग में हुआ है, बट फिर भी ग्रेजुएशन में तो मार्क्स तो रहता ही है, ठीक है, 12 में तो रहता ही है शायद। तो आप लोग कैसे अपना परसेंटेज कैलकुलेट करते हो कि मार्क्स ऑब्टेन्ड डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स इनटू 100, दिस इज द बेसिक एंड कोर बुकिश मेथड, ठीक है। बट एक्चुअली ये कोई फॉर्मूला है ही नहीं, ये आता है यूनिटरी मेथड से ही, ठीक है। तो अगेन मैं इन सब चीजों में आई डोंट वांट टू इंडल्ज यू गाइस एज ऑफ नाउ, हम लोग पढ़ेंगे तो जानेंगे, ठीक है। अभी बस परसेंटेज टू फ्रैक्शन के लिए इतना समझो कि परसेंटेज का मतलब है 100 के साथ कंपेयर करना। जैसे अगर मैं बोलता हूं कि मुझे 60% मिला है, इसका मतलब क्या है? अगर कोई आके मुझे बताता है कि सर मुझे क्लास 10 में 60% आया, तो क्या ये सुन के मुझे पता चल जाएगा कि उसको उसका टोटल एग्जाम कितने मार्क्स का हुआ था, उसको टोटल कितना मिला था, ये पता चल सकता है क्या मुझे? बताओ, ये सुन लो। अगर कोई आके मुझे बोलता है, बस इतना बोलेगा वो कि सर मुझे क्लास 10 में 60% मार्क्स मिला है, यानी मेरा परसेंटेज 60% है, फर्स्ट डिवीजन, 60% फर्स्ट डिवीजन ही होता है ना, हाँ ठीक है, 60% मिला है, तो क्या बस इस इंफॉर्मेशन से मेरे माइंड में ये क्लिक कर जाएगा, या क्या मुझे वो इंफॉर्मेशन मिल सकता है कि उसका टोटल एग्जाम कितने मार्क्स का हुआ और उसको मिला कितना? बताओ। क्या पता चलेगा? यस और नो? अगर कोई मुझे आके बोलता है कि सर मुझे 60% मार्क्स मिला है क्लास 10th में, 12th में, तो क्या मुझे उस इंसान का टोटल मार्क्स और मार्क्स ऑब्टेन्ड पता चल सकता है? नहीं चल सकता ना। कैसे चलेगा बताओ आप? कितना मिला तुमको क्लास 10 में? कितना? 83% मिला ना। अब आप में से किसी को पता है कि उसका टोटल एग्जाम कितने का हुआ था? क्योंकि आपको पता ही नहीं कि उसने कौन से बोर्ड से एग्जाम दिया है, सीबीएसई, सेबा, आईसीएसई। तो बोर्ड नहीं पता तो आपको पता ही नहीं कि उसका कितना सब्जेक्ट्स था, 5 था, 6 था, 7 था, बहुत लोगों का तो इलेक्टिव भी होता है ना इधर उधर का, ठीक है। तो आपको पता ही नहीं कि हर एक सब्जेक्ट कितने मार्क्स का हुआ था, बहुत सारे जगह में 80 का होता है, बहुत सारे जगह में 100 का होता है, तो टोटल मार्क्स का ही नहीं पता, मार्क्स ऑब्टेन्ड ही नहीं पता, बस कितना पता है मुझे, उसको कितना मिला, 83% मिला क्लास 10th में। तो इसका मतलब क्या है कि परसेंटेज से मुझे बस एक फील मिल सकता है कि हाँ इस इंसान को 100 में इतना मिला होगा, अगर 100 से कंपेयर होता तो,
जैसे उसको 83% मिला, यानी अगर 100 का एग्जाम होता तो उसको कितना मिलता? 83 मिलता। ठीक है। सिमिलरली अगर 200 का एग्जाम होता, मार्क्स डबल कर दिया मैंने, 100 को 200 बना दिया, तो उसको 83 के बदले कितना मिलता? 83 का भी डबल कर दो, 166 मिलता। ठीक है। अब नाउ यू विल रिवील कि आपका टोटल एग्जाम कितने मार्क्स का हुआ था? 500 का हुआ था, यानी 100 को 5 गुना किया गया है, 500 हो गया, तो उसके मार्क्स को भी 5 गुना करो, 83 को 5 गुना करो, 415। यानी उसको मैथ्स में कितना मिला नहीं पता मुझे, इंग्लिश में कितना मिला नहीं पता, सोशल में कितना मिला नहीं पता, बट मुझे इतना पता है कि उसके 5 सब्जेक्ट्स का, 5 ही था ना, उसके 5 सब्जेक्ट्स का टोटल मार्क्स 100 था, मैक्सिमम मार्क्स, एंड मार्क्स ऑब्टेन्ड वाज 415। किसी में उसको 70 मिला, किसी में 80 मिला, किसी में 90 मिला, तो मिला के टोटल सम अप कितना हुआ? 415। बट जब उसने परसेंटेज बोला, ये सारा इंफॉर्मेशन रिवील नहीं हुआ, वो उसके मुंह से ही निकला। बट ऑन द अदर वे राउंड, आपको अगर कोई आके अपना मार्क्स बताएगा तो आप उसको परसेंटेज निकाल करके दे सकते हो, बट अगर कोई आके आपको परसेंटेज बताएगा, आप उसका मार्क्स नहीं बोल सकते। सो दिस इज व्हाई परसेंटेज इज यूनिडायरेक्शनल। ठीक है। कोई अगर आके बोलता है सर मुझे तो 400 मिला है 500 में, बट सब लोग ना परसेंटेज पूछ रहे हैं। ठीक है। तो जितने भी रिलेटिव्स वगैरह है वो सब लोग परसेंटेज पूछ रहे हैं। ठीक है। तो मुझे परसेंटेज निकालना नहीं आ रहा है, आप मुझे परसेंटेज निकाल के दे दो। तो मैं क्या करूंगा? 400 डिवाइडेड बाई 500 इंटू 100, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय टोटल मार्क्स इंटू 100 करके उसको परसेंटेज निकाल के दे दूंगा, 80%। हो गया। तो मेरे पास अगर इंग्रेडिएंट्स हैं, कौन से इंग्रेडिएंट्स? टोटल मार्क्स एंड मार्क्स ऑब्टेन्ड, तो मैं परसेंटेज निकाल करके दे सकता हूं। बट अगर मेरे पास परसेंटेज है तो मैं टोटल मार्क्स या मार्क्स ऑब्टेन्ड नहीं बता सकता। अगर कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिलेगा तो मैं बता सकता हूं, अदरवाइज। ठीक है। तो जैसे मैंने जो पहले एग्जांपल बोला था, 60% अगर मार्क्स है, 60% का मतलब क्या है? 60% मार्क्स माने 100 এর মধ্যেই মানুষটা কত পাইছে, इस इंसान को 100 में कितना मिला होगा? 60। इन रियल लाइफ 100 का एग्जाम नहीं हुआ है, बट एक कंपैरिजन है। परसेंटेज, रेशियो, ऑल दीज आर फेक, दीज आर जस्ट अ कंपैरेटिव वैल्यू, दीज आर नेवर रियल लाइफ सिचुएशंस। ठीक है। तो 100 में 60 मिला है, यानी अगर मैं इसका फ्रैक्शन निकालूं तो 2 से कैंसिल करूंगा तो 3 आएगा, 2 से कैंसिल करूंगा तो 5 आएगा। सो 3 बाई कितना आएगा? ठीक है। अगर मान लो कि किसी का 85% आया, तो 85% मतलब 85 अपॉन 100। ठीक है। परसेंटेज का सिंबल हटाने से ही आपको नीचे क्या देना पड़ेगा? एक 100। ये तो पता है, एकदम बेसिक सा चीज है। ठीक है। और परसेंटेज मतलब ही आउट ऑफ 100 होता है। तो इसको अगर आप 5 से कैंसिल करोगे तो 17 आएगा, इसको अगर आप 5 से कैंसिल करोगे तो 20 आएगा, यानी इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ गया? 17 अपॉन 20। ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज फ्रैक्शन। एक परसेंटेज है और उसका फ्रैक्शन वैल्यू है। ठीक है। अब इसका अगर आपको उल्टा भी देखना है, तो जैसे मान लो कि मैं अगर बोलता हूं कि 2/5 ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लास आर प्रेजेंट। क्या बोला मैंने? 2/5। 2/5 क्या है? एक फ्रैक्शन है, मतलब 5 भाग का 2 भाग। ठीक है। 5 भागेर 2 भाग मानुष प्रेजेंट आसे क्लासे। ठीक है। तो 2/5 ऑफ द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्लास। तो 5 भाग में से 2 भाग प्रेजेंट है। किसी ने बोला नहीं, मुझे फ्रैक्शन में मत बताओ, परसेंटेज में बताओ। तो जब मेरे पास परसेंटेज था तो मैंने फ्रैक्शन निकाला, तो इस सिंबल को हटाने के लिए डिवाइडेड बाय 100। अब मुझे फ्रैक्शन, मेरे पास फ्रैक्शन है, मुझे क्या निकालना है? परसेंटेज निकालना है। तो मैं क्या करूंगा? इंटू 100। ठीक है। समझ में आ गया? ये तो एकदम बेसिक सा चीज है। तो कितना आएगा परसेंटेज बताओ? 5 से कैंसिल करेंगे 20 आएगा, 20 इंटू 2 कितना आ गया? 40%। ठीक है। या फिर मैंने बोला कि मेरे दुकान के 8 में से 5 टीवी बिक गया। मेरे दुकान का 8 टीवी में से
5 टीवी बिक गया, तो मैंने बोला फाइंड आउट द अनसोल्ड परसेंटेज। तो 8 में से कितना बैठाओगे? व्हाट आई सेड कि 8 टीवी में से 5 टीवी तो बिक गया, सोल्ड, एंड बट फाइंड आउट द अनसोल्ड परसेंटेज। तो 8 के ऊपर क्या बैठाओगे? 3। ठीक है, तो 3/8 ऑफ द प्रोडक्ट्स आर अनसोल्ड और रिमेन्ड अनसोल्ड। ठीक है, तो 3/8 क्या होगा? इंटू 100। 4 से काटोगे तो 2 आएगा, 4 से काटोगे तो 25 आएगा। 3 इंटू 25 कितना होता है? 75 होता है। 25 25 50, 50 के साथ 25 75, 75 का आधा 75/2 कितना आएगा? 37.5%। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली परसेंटेज टू फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन टू परसेंटेज। और ये सारा आपको पूरा याद कर लेना है, ऐसे निकालना नहीं है, याद कर लेना है। ठीक है, तो वो मैं चार्ट बता दूंगा आपको। तो ये बहुत बेसिक है, फिर भी मैं लिख देता हूं कि आपको अगर परसेंटेज से वैल्यू निकालना है, ठीक है, आपको अगर परसेंटेज से वैल्यू निकालना है तो आपको डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा, और अगर आपको वैल्यू से परसेंटेज निकालना है तो आपको मल्टीप्लाइड बाय 100 करना पड़ेगा। एंड दिस इज टू ऑब्वियस, इसमें रट्टा मारने जैसा कोई चीज है नहीं। अगर मुझे वैल्यू से जाना है परसेंटेज से, वैल्यू से परसेंटेज, यानी परसेंटेज मेरा गोल है, मेरा डेस्टिनेशन है परसेंटेज, तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 100 के साथ कंपैरिजन, तो 100 तो मल्टीप्लाई होना ही पड़ेगा। और अगर परसेंटेज से वैल्यू में जाना है, यानी पहले से ये परसेंटेज है, यानी पहले से मैंने 100 के साथ कंपेयर करके रखा हुआ है, अब मुझे वैल्यू में लेके जाना है, मेरा गोल, मेरा डेस्टिनेशन वैल्यू है, तो जो 100 इसमें ऑलरेडी इन्वॉल्व है उसको निकालना है। निकालना है मतलब डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये तो बेसिक है, आपको पता ही होगा सबको, बट फिर भी मैंने लिख लिया। ठीक है, समझ में आ गया? चलो, तो ये तो आप समझ ही चुके हो, तो हम लोग थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ फ्रैक्शन देख लेते हैं। जैसे मान लो अगर मैंने ये बोला, ठीक है, तो नाउ इफ आई से कि कितना पार्ट शेडेड है, आप क्या बताओगे? चलो, प्रॉब्लम होगा शायद, पहले इसमें बताओ कितना पार्ट शेडेड है? हाफ। अब बताओ कितना पार्ट शेडेड है? 1 मतलब पूरा होल। यहां पे 1 का मतलब क्या है? यहां पे 1 का मतलब होल, WHOLE। ठीक है, या फुल, या ओवरऑल, या 100%। ठीक है, ये सारा सिनोनिमस वर्ड है। ये क्या है? हाफ है। तो अगर मैं इसका परसेंटेज निकालूं तो इंटू 100 करके क्या निकलेगा परसेंटेज? एंड मेक सेंस, 100% इज शेडेड। ठीक है, अगर मैं इसका परसेंटेज निकालूं 50%, सही है, दिख भी रहा है आंख से, 50% शेडेड है। ठीक है, यहां पे बताओ कितना शेडेड है? 1/3। ठीक है, 1/3 इज शेडेड। अभी मैं इसके कैलकुलेशन में नहीं जा रहा हूं, ये कैसे आया, क्योंकि यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन का भी बात आ जाएगा। अभी के लिए आप, मैं जो लिख रहा हूं वो बस मान के रख दो कि हाँ ऐसा है। ठीक है, तो कितना पोर्शन शेडेड है यहाँ पे? 1/4। पूरा 90 डिग्री दिख रहा है, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, राइट एंगल ट्राइंगल, पता है ना, 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे 1/4 शेडेड है।
तो 4 से 100 को काटोगे तो कितना आएगा 25, ठीक है। तो इस तरीके से फ्रैक्शन से हमको परसेंटेज सीखना है, ठीक है। वो हमको ये सारा चीज हमको निकालना आना चाहिए। तो एक बार मैं बता देता हूं इसमें, चलो ये तो नहीं चाहिए हमको, ये वाला, ठीक है। यहाँ पे देखो 1/2 50%, 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8, ये पूरा चार्ट आपको सीख लेना है। एंड अलोंग विथ मिक्स्ड फ्रैक्शन वर्जन एज वेल एज डेसिमल वर्जन। जिसका नहीं है उसका नहीं है, मतलब उसका तो होगा भी नहीं ना। जैसे मान लो 1/11 कोई बोलता है, तो 1/11 आप क्या बोलोगे मुंह उठा के 9.09%। बट सिर्फ ये नहीं बोलना है या सिर्फ ये नहीं सीखना है, आपको साथ में ये भी सीखना है 9 1/11%। एंड टू एंड फ्रो अगर कोई बोलता है 9.09%, तो आपके दिमाग में आना चाहिए 1/11, ठीक है। तीनों चीज सीखना है, हाँ समझो, ये वाला ये वाला ये वाला, यानी कोई अगर ये बोलेगा आपको तो ये दोनों आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए। कोई अगर ये पूछेगा तो ये दोनों आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए, और कोई अगर ये पूछेगा तो ये दोनों आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए, ठीक है। तो लिखो, एकदम रगड़ो इन चीजों को, ठीक है। तो ये आपका कुछ टाइम का होमवर्क है, बिकॉज हम लोग परसेंटेज फिर से पढ़ेंगे, वो हम लोग स्पीड मैथ्स का लास्ट क्लास में पढ़ेंगे, एंड जो कि हम लोग सिंप्लीफिकेशन के लिए रेडी होंगे तब हम लोग पढ़ेंगे। एंड फिर से हम लोग परसेंटेज अच्छे से तो पढ़ेंगे जब परसेंटेज चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। तो तब और थोड़ा इजी हो जाएगा, रिलेटेबल फील करोगे जब मैं इन सब में और भी आपको थोड़ा थोड़ा और ट्रिक्स बताऊंगा, कुछ मेमोरी कीज बताऊंगा, ठीक है। बट आप मेरा वेट मत करो, ट्रस्ट मी, बहुत लेट हो जाएगा। आप पहले से इन सारी चीजों को याद करना धीरे धीरे शुरू कर दो, ठीक है। प्रॉब्लम होगा, आई नो, ठीक है, बट प्रॉब्लम फेस करोगे तभी कुछ अचीव करोगे, अदरवाइज मतलब काहे का सक्सेस, ठीक है। तो ये हो गया। यहां से भी आप इसका डेसिमल, ये मैंने अलग एक चार्ट दिया है जिससे आप सिर्फ डेसिमल कन्वर्जन निकाल सकते हो, ठीक है। मैं बता देता हूं इस चार्ट को पढ़ना कैसे है, हाउ टू रीड दिस चार्ट। जैसे मैंने आपको कुछ फ्रैक्शंस बताया ना अभी, जैसे मान लो आपको 1/3 निकालना है, क्या है 1/3, यानी ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। सबको पता है ना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होता है, ऊपर वाला नंबर फ्रैक्शन में और नीचे वाला नंबर। तो ये जो कॉलम ये जो रो दिख रहा है, ये न्यूमरेटर है, और ये जो दिख रहा है आपको ये डिनोमिनेटर है, राइट। तो आपको निकालना है 1/3, तो 1, ठीक है, 1 के कॉलम में आपको देखना है और 3 के कॉलम में देखना है। तो क्या आया आंसर, ठीक है। तो मतलब ये चार्ट बहुत मजेदार है, इसलिए इस चार्ट को प्रिपेयर किया गया है, सो दैट आप लोग आराम से पढ़ पाओ। क्योंकि अगेन आप लोगों को तो स्पून फिट चाहिए ना, कहाँ गूगल में सर्च करोगे, कहाँ देखोगे ये सारा चीज, ठीक है। तो रेडीमेड इसीलिए मैंने दे दिया है। सपोज यू नीड टू फाइंड आउट 4/7, वो भी चाहिए होगा। 7 बेस का सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे भी, ठीक है। तो 4/7 इज व्हाट 57.14%, ठीक है। परसेंट भी लगाना है ना, परसेंटेज टू फ्रैक्शन है ये, या फ्रैक्शन टू परसेंटेज है, ठीक है, जो भी है। तो आपको इसका फ्रैक्शन निकालना है, तो देखो ये 4 के लाइन में आ रहा है और इधर 11 है, यानी 4/11 है, ठीक है। तो मुझे वहां पे स्लैश देके दोनों लिखना चाहिए था, वाइस वर्सा, ठीक है। एनीवेज, तो समझ में आ गया। तो इसको आप इस तरीके से पढ़ सकते हो। तो ये दोनों मैंने निकाल के आपको बता दिया, इस तरीके से यू कैन रीड इट आउट। एक टाइम के लिए प्रिंट आउट करवा के रख लेना इसको, ठीक है। प्रिंट आउट करवा के फिर आप करते रहो, ठीक है। चलो अब एक दो चीज और है, ये देख लो बस, ठीक है। जब आप पढ़ लोगे सारा, ठीक है, सारा परसेंटेज टू फ्रैक्शन आप कर लोगे, तब हम लोग ये सारा चार्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप भी घर पे ये सारा चार्ट, बिकॉज ये यहां पे वो सारा परसेंटेज लिखा हुआ है, यहां पे वो सारा परसेंटेज लिखा हुआ है। क्या रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है ना, डराओ मत भी, ठीक है। तो यहां पे वो सारा परसेंटेज लिखा हुआ है जो आजकल एग्जाम में बहुत ट्रेंड में है,
बट स्टिल आई विल से कि दिस इज नॉट द एंड। फिर भी आपको एग्जाम में कुछ ना कुछ नया मिल ही जाता है। कोई भी स्टूडेंट डाउट लेके आता है तो कुछ ना कुछ नया मिल ही जाता है, ठीक है, मुझे भी नया मिल जाता है, अच्छा फिर सोच के निकालना पड़ता है इसका तो ये निकलेगा। बट फिर भी एक तो हर चीज का एक स्टैंडर्ड लिस्ट होता है ना, तो यहाँ पे मैंने कुछ कुछ स्टैंडर्ड लिस्ट डाल दिया है, ठीक है। एक दो और स्टैंडर्ड मिस है क्योंकि ये लिस्ट मैंने पहले प्रिपेयर कर लिया था तो मुझे टाइम नहीं मिला, बट अगेन वो सारा चीज हम लोग क्वेश्चंस करते करते कवर कर लेंगे। कुछ क्वेश्चंस में भी नया नया चीज होना चाहिए, सारा प्री रिक्विजिट में आपको पहले दे दूंगा तो क्वेश्चंस करते टाइम आपके पास सब कुछ रहेगा, आप खुद का दिमाग नहीं लगाओगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में जो नया चीज था, जो मैंने लास्ट टाइम फील किया कि ये तो मैंने लिस्ट में इंक्लूड नहीं किया, तो मैं कल करने वाला था, बट देन आई थॉट कि रहने दो, नहीं करेंगे उसको, ठीक है। तो आप लोगों को भी वो चीज नया मिलेगा बाद में। बट यहाँ पे लाइक 90 to 95% ऑफ द परसेंटेजेस आर देयर ओनली, ठीक है, इसी लिस्ट में है। तो इसका भी आप प्रिंट आउट करवा के 10-15 कॉपी जेरोक्स करवा के रख लो, ठीक है। हर 5 दिन में 10 दिन में डिपेंडिंग अपॉन योर मेमोरी स्किल्स आप लिखो इसको, ठीक है। जैसे मान लो कि 8.33% है तो 8.33% 1/12 होता है, ठीक है। 58.33% है ये 7/12 होता है। 26.66 है ये 4/15 होता है, ठीक है। तो इतना प्रॉम्प्टली आपको भी लिखना पड़ेगा ये चीज, बिकॉज एग्जाम में आएगा, डायरेक्ट आएगा ना। 26.66% ऑफ 225 प्लस 58.33% ऑफ 144, बस हो गया एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन। इतना भी हाईफाई नहीं, बट एक इजी लेवल का स्टैंडर्ड एग्जाम के लिए एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन हो गया। 26.66% ऑफ 225 प्लस 58.33% ऑफ 144। तब आपको अगर पता ही नहीं कि इस परसेंट का मतलब 4/15 होता है तो आप लिखोगे कैसे? बिकॉज एग्जामिनर ने तो साथ में नंबर बहुत इजी दिया है, 26.66% ऑफ 225, तो 225 15 से कटेगा, एंड 58.33% ऑफ 144 या 720 जो भी है वो 12 से कटेगा। तो आपको जब पता ही नहीं कि इसको कैसे लिखते हैं, तब अपना कैलकुलेशन स्किल्स भी इंप्रूव करके फायदा नहीं है, स्क्वायर्स टेबल्स कुछ सीख के फायदा नहीं है, सब कुछ पैरेलली चलाना पड़ेगा, कंसेप्ट भी सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा, और जो चीज रटने का है, जो चीज लाइक कैलकुलेशन का है कि मुझे कैलकुलेशन इंप्रूव करना है, वो भी करना पड़ेगा। किसी भी चीज को आप छोड़ नहीं सकते, बिकॉज एक क्वेश्चन सब कुछ मिलकर सॉल्व होता है। आपको मान लो प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर पूरा आता है, यू नो व्हाट इज डिस्काउंट, यू नो व्हाट इज मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, लॉस, प्रॉफिट, पूरा मतलब सब कुछ कंसेप्चुअली आपको पता है, पूरा चैप्टर आपने पढ़ लिया है, बट आपका कैलकुलेशन वीक है, तो आप क्वेश्चन देख के तो समझ गए, शुरू भी कर दिया, ठीक है, जल्दी जल्दी, इवन फास्टर देन योर कंपटीटर्स, बट लास्ट पार्ट का जो कैलकुलेशन है, बिकॉज फाइनल आंसर किससे निकलेगा? कैलकुलेशन से, उसमें आपने 1 मिनट लगा दिया, जिसमें कोई और बाजी मान लेगा वो 20 सेकंड में 25 सेकंड में कर लेगा, तो फायदा हुआ नहीं हुआ, ठीक है। या फिर आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग है, कंसेप्ट भी आपका स्ट्रांग है, यू नो एवरीथिंग, बट क्वेश्चन में ऐसा आया कि अ ट्रेडर सोल्ड अ ट्राइपॉड एट 26.66% प्रॉफिट, ठीक है, एंड ही मार्क्ड अप द प्राइस above कॉस्ट प्राइस बाय अ मार्जिन ऑफ 58.33%। आपको ये दोनों परसेंटेज का फ्रैक्शन ही नहीं पता, आप रेशियो कैसे लिखोगे, रेशियो के साथ कंपेयर कैसे करोगे और फाइनल आंसर कैसे निकालोगे? बट लैंग्वेज सारा समझ में आ रहा है, कैसे कॉस्ट प्राइस से मार्किंग अप किया गया, कैसे मार्क प्राइस निकाला गया, इतना डिस्काउंट दिया तो डिस्काउंट में क्या माइनस करना है, क्या करना है, यू नो द प्रोसेस, बट आप मतलब स्टार्ट ही नहीं कर पा रहे हो ना, शुरू ही नहीं कर पा रहे हो, बिकॉज यू डोंट नो दिस थिंग्स। तो ये सारा चीज समझ लो, ठीक है, कैलकुलेशन, कंसेप्ट, प्रैक्टिस, ठीक है, ये सारा चीज तो रटना है आपको, बस ऐसे नहीं रटना है कि सुबह 5 बजे उठ के आप रट रहे हो, ऐसा नहीं, ठीक है। आप लिखो, बस लिखते रहो, देख देख के लिखते रहो, 3-4 दिन देख देख के लिखते रहो, देखते देखते क्या होगा ना, बार बार जब आपके सामने आएगा, बार बार आपके सामने आएगा तो चीज माइंड में बैठ जाएगा, बाकी तो क्लास में हम लोग जब पढ़ेंगे वो तो हो ही जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू, आज का क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं।